तो पहला प्रश्न ये है कि दिए गए जीवों के समूह में किनकी श्रेष्ठ दृष्टि होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। तो चील, गिद्ध तथा गरुड़ ऐसे पक्षी हैं, यानी कि फोर्थ ऑप्शन, जिनकी दृष्टि उत्कृष्ट होती है तथा ये मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से वस्तुओं को देख पाते हैं, और वे यहाँ तक कि बहुत दूर से वस्तुओं को देख पाते हैं, और यही कारण है कि वे अपने शिकार को बड़ी ऊंचाई से भी पकड़ लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इनके ढंग की पहचान कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ नहीं उगाया जाता है। इस भूमि से बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग आता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता है, उन्हें काटकर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तो उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता है, उस पर बीज छिड़के जाते हैं, बीज बोए नहीं जाते हैं, बीज छिड़के जाते हैं। ठीक है, तो ये किस प्रकार की खेती का विवरण है, तो वो है झूम खेती। ठीक है, झूम खेती के बारे में बता दें आपको कि भारत के मिजोरम राज्य के जनजातीय लोगों द्वारा झूम खेती की जाती है। इसे काट या दाह खेती भी कहते हैं। भूमि को फसल काटने के बाद कुछ वर्षों के लिए छोड़ दिया जाता है। बांस तथा अन्य घास को काटकर वहीं जला दिया जाता है ताकि उसकी राख से उस भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ सके। ठीक है, और इसमें ध्यान देना कि बीज का छिड़काव किया जाता है। सीडरल या किसी मशीन या किसी यंत्र के द्वारा बीज को बोया जाता है, छिड़काव करते हैं ऊपर से। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? तो आपको बता दें कि सांप के कोई बाहरी कान नहीं होते हैं। सांप जो ध्वनि वाद्य या कहें तो वाद्य यंत्र है, उसके द्वारा उत्पन्न कंपन, उसके द्वारा उत्पन्न जो वाइब्रेशन होते हैं उनके प्रति रिस्पॉन्ड करता है अपनी जीभ बाहर निकाल कर। ठीक है, देखो सांप के जीभ में वाइब्रेशन को रिस्पॉन्ड करने के लिए कुछ रिसेप्टर्स होते हैं उसकी जीभ में, तो उन वाइब्रेशन को समझने के लिए, परखने के लिए वो अपनी जीभ बाहर निकालता है बार बार, और उसकी सहायता से वो यहाँ वहाँ मूवमेंट करता है। वाद्य यंत्र के द्वारा उत्पन्न कंपन को समझने के लिए वो अपने फन को यहाँ से वहाँ मूवमेंट करता है। तो आपको आंसर मिल गया सेकंड। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं, तो ये गलत है। सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के नहीं होते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार के परिवार पाए जाते हैं, संयुक्त परिवार, एकल परिवार, संश्लिष्ट परिवार। ठीक है, इस सभी प्रकार के परिवार भारत में देखने को मिलते हैं। सत्य नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं, तो परिवार के सदस्यों को जैविक और अजैविक के आधार पर वर्गीकृत करना ये गलत है, तो ये कोई पॉइंट नहीं बनता। सत्य नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे सही हो गया कि हाँ, परिवार कई प्रकार के होते हैं, इनको किसी एक कैटेगरी में कैटेगराइज नहीं कर सकते हम। चौथा पॉइंट कह रहा है कि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है, तो ये जो ऊपर प्रश्न में दिया गया है, ये माता पिता और उनके 2 बच्चे, ये एकल परिवार का प्रकार है। और एकल परिवार का या कहें तो एकल परिवार को आदर्श परिवार मानना ये ज़्यादा उचित नहीं होगा, क्योंकि एकल परिवार में बुजुर्ग लोग नहीं हैं और बुजुर्ग लोग होते हैं संयुक्त परिवार में। तो नैतिक शिक्षा के अकॉर्डिंग जो संयुक्त परिवार है वो आदर्श परिवार माना गया है, क्योंकि जहाँ पर बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्गों का अनुभव होता है, ज्ञान होता है, वो परिवार विकास के मार्ग में थोड़ा सा ज़्यादा सक्रिय रहता है, यानी कि उस परिवार के विकास या उस परिवार के विकसित होने में ज़्यादा संभावनाएँ रहती हैं। अगला प्रश्न है, मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति होती है, वह भोजन के पाचन में सहायता करता है, तो आमाशय रस क्या होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो अम्लीय होती है उसकी प्रवृत्ति। कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ और पौधों और पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने के लिए बोला, जैसे कि नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया कि दवा, यानी कि बच्चों ने 2 गुट बने बच्चों के। एक गुट ने इन पौधों की पत्तियों को इस प्रकार कैटेगराइज किया कि कुछ जिन पौधों की पत्तियों में मेडिसिनल क्वालिटीज़, यानी कि दवा
दवाओं के गुण हैं और कुछ में नहीं है, तो दवा के गुण की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर पत्तियों को बांटा एक गुण ने, और एक गुण ने पत्तियों के आकार छोटे बड़े के आधार पर बांटा। तो और टीचर ने लास्ट में जो समूह पहला समूह था, जिस समूह ने पत्तियों को दवाओं के गुण की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर बांटा था, उस समूह के डेटा को सही माना, और जो दूसरा समूह था जिसने पत्ती के आकार के आधार पर वर्गीकृत किया उसको गलत माना। तो अब इस चक्कर में यहाँ कहें तो इस पूरी क्रियाकलाप में कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है? तो वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्त्रीकृत है। देखो, टीचर ने उस ग्रुप को सही माना जिसने पत्तियों को मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया, यानी कि जो दवा गुण के उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया, उस ग्रुप के डेटा को सही माना, तो यानी कि विशिष्ट है। ये वर्गीकरण का काम विशिष्ट रहा है और स्त्रीकृत रहा है, तथा उसको एक ही उसने कॉन्सेप्ट को फॉलो किया टीचर ने, उसको ही सही माना। तो हमें इसका आंसर मिल गया 66 का फर्स्ट। ठीक है, बाकी और जो पॉइंट हैं, यह क्रियाकलाप पत्तियों को सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है, तो ऐसा कुछ नहीं है जिसका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है, तो ये कोई पॉइंट नहीं बनता। पत्तियों को वर्गीकृत किया गया था उसके गुणों के आधार पर। ठीक है, बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में ले जाते हैं, तो जिनकी सराहना होनी चाहिए, तो हर प्रकार के संदर्भ की सराहना करेंगे तो बच्चे भ्रमित होंगे। तो कुछ संदर्भों होंगे, मतलब बच्चों के कुछ अनुभवों को हमें आलोचना भी करनी होगी, ताकि उन्हें सही गलत का ज्ञान भी हो। हर चीज़ की सराहना नहीं करनी चाहिए। अपने अनुभवों पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण के बहुत से तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, तो उन्हें अलाउ नहीं करना है, उन्हें प्रॉपर गाइडेंस देना है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में सामूहिक क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किसका ध्यान रखेंगे? बच्चों की रुचियों का ध्यान हो। ठीक है, बिल्कुल सही है। लड़कों और लड़कियों को समान रुचिकर लगे, यानी कि ऐसा क्रियाकलाप ढूंढेंगे जो लड़के और लड़कियों दोनों को रुचिकर लगे। ये नहीं कि केवल बॉयज़ को लग रहा है। इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो। तो ध्यान देना कि कक्षा में जो विद्यार्थी आते हैं वो विभिन्न परिवेश से आते हैं। किसी की पृष्ठभूमि थोड़ी मजबूत है, किसी की पृष्ठभूमि थोड़ी सी कमज़ोर है, यानी कि कोई गरीब घर से आता है, कोई अमीर घर से आता है। तो आप जब कोई क्रियाकलाप कराएंगे तो अगर उसमें सभी मूल्यवान सामग्री आप इंक्लूड करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो बच्चा किसी कमज़ोर घर से होगा तो वो उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो ये तीसरा पॉइंट तो यहाँ पर तर्कसंगत नहीं लगता है। ठीक है, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बच्चों को रुचिकर लगे, तो यानी कि विभिन्न पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे सभी इसमें सम्मिलित हो जाएं इस क्रियाकलाप में, और सभी को ये क्रियाकलाप रुचिकर लगे, इंटरेस्टिंग लगे। तो हमारा कौन सा पॉइंट सही हो गया? A, B, D, यानी कि थर्ड ऑप्शन। निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलाप में संलग्न शिक्षक और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, केवल एक कथन को छोड़कर। वह कौन सा कथन है? तो सामूहिक रूप से जो क्रियाकलाप होता है उसमें शिक्षक और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किया गया है, तो कौन से कथन को छोड़कर? तो सामूहिक क्रियाकलाप की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। तो देखो, सामूहिक अधिगम जो होता है या सामूहिक क्रियाकलाप होता है, उनका उद्देश्य ये कतई नहीं होता है कि हमें अच्छे अंक हासिल करने हैं। ठीक है, बाकी जो 3 आपको जो पॉइंट दिख रहे हैं ये सभी उसमें होते हैं। प्रणों के समर्थन में बच्चे अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है, बिल्कुल होता है। बच्चे परस्पर सामंजस्य सहयोग करके सीखते हैं, बिल्कुल सही है। बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं, ये भी पॉइंट सही है। पर आपसे पूछा गया था कौन सा एक कथन छोड़कर, तो वो चौथा। ठीक है, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो वो है दत्तकार। जब भी हम ग्रुप में किसी, यानी कि बच्चों का ग्रुप बनाया, उस ग्रुप में हम कोई टास्क देते हैं कि आप लोगों को ये टास्क करना है, और वो टास्क बच्चे कंप्लीट करते हैं सामूहिक रूप से, तो हम पाते हैं कि भाई उनमें जो विकास हो रहा है, उनका जो अधिगम का स्तर है वो कुछ ज़्यादा हो रहा है बजाय व्यक्तिगत। ठीक है, तो सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए हम सामूहिक रूप से उन्हें दत्तकार दे सकते हैं। नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है?
तो घास पौधा नहीं है, पौधा है भाई, ठीक है। कुछ सब्जियां फल होती हैं, ये बिल्कुल सही है, तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो गया। बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बीज पौधे का हिस्सा होते हैं, बीज से ही पौधा बनता है। गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं है, बिल्कुल पौधे हैं ये, ठीक है। तो हमारा कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि ठीक है, तो वह कुछ सब्जियां फल होती हैं। कक्षा की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वो जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं। उपयुक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है। तो यहाँ पर प्रयोग। देखो ध्यान देना कि कक्षा में टीचर ने ये पूछा है बच्चों से कि अपने परिजनों यानी कि अपने बूढ़े परिजनों से पूछो कि क्या उन्होंने ऐसे पौधे देखे थे अपने समय में जब वो जवान थे जो अब नहीं दिखते हैं। तो ये प्रश्न पूछने का केवल एक ही तात्पर्य है कि वो टीचर है वो ये चेक करना चाह रही है कि बच्चे अपने आसपास के परिवेश में कितनी चर्चा करते हैं, यानी कि कितनी परिचर्चा करते हैं और कितना प्रश्न पूछते हैं अपने बुज़ुर्गों से और कितना उनसे संवाद करते हैं, कितना उनसे वार्तालाप करते हैं। तो वो आता है अभिव्यक्ति में, ठीक है। तो अब इस पूरे क्रियाकलाप में शिक्षक किस चीज़ का आकलन नहीं कर पाएगा, तो वो है प्रयोग। क्योंकि प्रयोग में क्या होता है, जब स्टूडेंट खुद एक्टिव होते हैं, जबकि इस प्रश्न में ये जो ऊपर प्रश्न पूछा गया है इसमें बच्चे एक्टिव नहीं हैं, वो तो केवल अपने परिजनों से कुछ जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, खुद से नहीं कर रहे हैं। तो हम प्रयोग का आकलन नहीं कर सकते इस पूरे क्रियाकलाप में, ठीक है। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु लाने को कहता है, शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। तो श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना ये इसका अभिप्राय नहीं है, शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी बनाई, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, मेरी शक्तियाँ क्या थी, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ऊपर दिए गए 4 प्रश्नों के उत्तरों से होगा शिक्षक का स्व आकलन। ये जो ऊपर प्रश्न किए गए हैं शिक्षक स्वयं से करेगा जब भी कोई नई योजना परियोजना के अंतर्गत वो अधिगम कराने का प्रयास कर रहा है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषा बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है सृजनात्मकता का विकास करना, बिल्कुल ठीक है। अवलोकन करेगा, बिल्कुल ठीक है। वर्गीकरण का कौशल, वर्गीकरण हो रहा है यहाँ पे क्योंकि उन जानवरों में रंग भरना है जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं। तो ABC यानी कि चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। डेटा संग्रह का विकास करना नहीं है, यहाँ पे डेटा कलेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उपविषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र के उपविषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं। वह एक कारण कौन सा है? तो इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं और पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, तो ये कारण हो सकता है। लेकिन आपसे पूछा गया कौन सा कारण नहीं है, छोड़कर, ध्यान देना, छोड़कर। तो ये तो है विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना, ये भी है। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधे और पशुओं को स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना, ये भी ठीक है। इस बात को उभारना कि किसी प्रमुख मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं, तो ये नहीं है, ठीक है। उनके जो आपसी घनिष्ठ संबंध हैं उनको साझा करना या उनको डिस्कस करना, ये इसका उद्देश्य नहीं है, या कहें तो कारण नहीं है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, बिल्कुल ठीक है। सर्वेक्षण के समय आप सामाजिक रूप से कहें तो समाज में एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं, यानी कि बच्चे, ठीक है। तो वो अन्योन्य क्रिया का अवसर मिलता है उन्हें। बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, ठीक है। सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान देना, ये भी ठीक है। पर आकलन नहीं है, सर्वेक्षण का उद्देश्य आकलन का अवसर नहीं है, ठीक है। यानी कि आकलन के एक अवसर के रूप में ये नहीं है। तो ABC यानी कि चौथा ऑप्शन सही हो गया।
निम्नलिखित अवसर पर आधारित है। प्रश्न 78 से 80 तक। शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका बाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7 से 8 वर्ष के बच्चों द्वारा किए गए उत्तर इस प्रकार हैं। पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी पी लिया। इस प्रकार के ऑप्शनल वैकल्पिक विचार दिए बच्चों ने। तो ये उत्तर और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं? बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते, तो ऐसा कुछ नहीं है, अवलोकन की गुणवत्ता नहीं चेक करनी है हमें, ठीक है। बाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं, बिल्कुल सही है। बाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं, क्योंकि बच्चे भिन्न भिन्न मानसिकता के होते हैं, भिन्न भिन्न परिवेश से आते हैं, उनकी बौद्धिक क्षमता, उनकी याद करने की क्षमता, उनकी समझने की क्षमता भिन्न भिन्न होती है। तो उनकी जो संकल्पनाएँ, उनकी जो कल्पनाएँ हैं वो भी भिन्न भिन्न होंगी, तो उनके विचार भी भिन्न भिन्न होंगे और वो विकल्पी रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किए गए हैं, ठीक है। बाकी और ऑप्शन यहाँ पे तर्कसंगत नहीं है, ठीक है। शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? उनके विचारों तक पुनः पहुँचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने वाला एक स्टेप है, वही संबंधित है। बच्चों को बता दें कि वो गलत हैं, ये नहीं करना है हमें, ठीक है। उनको हतोत्साहित नहीं करना है, उनके विचारों को पकड़कर हमें नए विचार अपने प्रस्तुत करने हैं। जल चक्र का मानक चार्ट प्रस्तुत करने, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है। बाष्पीकरण विषय पर चर्चा की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए। जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। ध्यान देना कि सोच का आकलन करना है, ठीक है। तो सोचेगा इंसान कब? जब उससे हम प्रश्न पूछेंगे क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन मिल गया हमें। सोच का आकलन करने के लिए हम उससे प्रश्न पूछेंगे जिसमें वो बच्चे कल्पना करें या कुछ सोचें। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? तो वह हिमाचल प्रदेश और पंजाब। प्रत्येक स्थान के नाम के आगे क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। तो मनाली में क्या होता है? पत्थर और या लकड़ी के बने ढालू छतों वाले घर, यहाँ बर्फ़ गिरती है तो बर्फ़ नीचे खिसक आए, बर्फ़ ऊपर जमा ना हो। राजस्थान में मिट्टी के घर कटीली झाड़ियों से जो छाई जाती हैं। असम में बांस के खम्भों पर बने ऊंचे उठे, जहाँ असम में होती है बारिश बहुत तेज़, ठीक है। लद्दाख में डी का 5वां, तो अब यहाँ से जोड़ लो 4th ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। निम्नलिखित की पशुओं की त्वचा पर विभिन्न पैटर्न डिजाइन उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, ठीक है। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका उस जंगल भूमि पर उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया? तो वह जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के अनुसार। मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? तो वह डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। घटपर्णी पौधा मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। ये भारत में पाया जाता है, ठीक है, ध्यान देना। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? तो वो है आंवला, पालक, गुड़। गुड़ में ध्यान देना कि प्रचुर मात्रा में लौह पाया जाता है, यानी कि आयरन, ठीक है। आंवला, पालक, गुड़। हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे दक्षिण अमेरिका से। मिर्च आई दक्षिण अमेरिका से, ध्यान देना। दक्षिण अमेरिका में एक स्टेट है, या कहें तो पूरा नेशन है, चिली, ठीक है। तो वहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो वह है भागता, ठीक है। किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए, उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है, दिन में लगभग 17 घंटे सोता है, तो वह है स्लॉथ, ठीक है। वृक्षों की शाखाओं से उल्टी लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसकी पत्तियों खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो वृक्ष से उल्टा लटक कर सोने वाला जानवर है स्लॉथ, ठीक है। भालू जैसा दिखता है, वह भालू नहीं होता है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। ध्यान देना, सबसे कम पूछा गया है। बच्चों के निजी विवरण और वैयक्तिक पृष्ठपोषण फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। ठीक है, अच्छा है पॉइंट। फीडबैक एक अच्छा तरीका हो सकता है आकलन प्रक्रिया में। सीखने के संकेतकों और उपसंकेतकों की सूची बनाना, रिपोर्टिंग करना विस्तृत तरीका है, अच्छा है। आपसे पूछा गया सबसे कम उपयुक्त। ठीक है, तो ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा, यानी कि संक्षिप्त में जो टिप्पणी देते हैं टीचर, ये आकलन का तरीका या प्रक्रिया कम उपयुक्त है। हमें हमेशा बच्चे का आकलन या जो भी रिपोर्ट ने उसकी करनी है विस्तृत रूप में करनी होगी, हर एक पहलू को रखकर। ठीक है, केवल शॉर्ट में संक्षिप्त में बोल देना कि हाँ ये ठीक है बच्चा, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके बारे में ज़रा और बताओ कि हाँ किस चीज़ में ठीक है और कहाँ कमी है इसकी, कैसे इसमें सुधार लाया जा सकता है। ठीक है, तो हमें जो ऑप्शन चाहिए था आज का आंसर इस क्वेश्चन का, वो थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, ये सबसे कम उपयुक्त प्रक्रिया है। पोर्टफोलियो प्रणाली तो फिर बढ़िया है ही। अगला प्रश्न है, क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस परिक्रमण कौशल का आकलन किया गया है? तो दिया गया प्रश्न छात्र के अवलोकन और रिकॉर्डिंग कौशल का आकलन करता है। ठीक है, अवलोकन और रिकॉर्डिंग, फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो गया। छात्रों से इस तरह के सवाल पूछना और उनसे जवाब पाना अवलोकन और रिकॉर्डिंग संकेतकों की उपलब्धि जाहिर करता है। पर्यावरण अध्ययन की अंतःविषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को के द्वारा संबोधित करती है, तो वो है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु व पद्धति का प्रयोग। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन का सही है। हमारे पर्यावरण में कई तरह के भौतिक, जैविक, सामाजिक घटक होते हैं जो आपस में अंदर से जुड़े होते हैं। इसलिए EVS एक अंतर विषयक समझ है और यह एक एकीकृत पाठ्यक्रम के तौर पर विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान को साथ लेकर पढ़ाया जाता है। हमारा पर्यावरण कई प्रकार से अंदर से जुड़े हुए घटकों से मिलकर बनता है, जैसे कि पर्यावरण शिक्षा। यह छात्रों को वैज्ञानिक साक्ष्य और मुद्दों के समझ और मुद्दों के सामाजिक राजनीतिक पहलुओं को जो पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित हैं, उनके कारणों और अनुशासित समाधानों का गहनता से मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो समेकित पर्यावरण अध्ययन है वो प्राथमिक स्तर पर विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा की समेकित शिक्षा देने का प्रयास करता है। अगला प्रश्न है, कक्षा 5A के शिक्षक एक सवाल देते हैं, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, जबकि कक्षा 5B के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो? तो इन सवालों की प्रवृत्ति या प्रकृति कैसी है? तो ए बंद अंत वाला अभिसारी है। बी मुक्त अंत वाला अपसारी है। बिल्कुल सही है। इसको समझते हैं कैसे। तो पेड़ों के 5 फायदे लिखें। सवाल एक क्लोज एंडेड अभिसरण किस्म का प्रश्न है, दूसरा ओपन एंडेड और अलग प्रकार का है। ओपन एंडेड सवाल विषय पूरक प्रश्न होते हैं जिसमें सवाल का आंसर हम रचनात्मकता के सहारे दे सकते हैं। स्वतंत्र प्रतिक्रिया किस्म के सवाल भी कहलाते हैं इस प्रकार के सवाल, यानी कि आप फ्री होते हैं कुछ भी अपने विचार व्यक्त करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपसे प्रश्न बोला गया है कि भाई पेड़ों के 5 लाभ लिखने हैं, तो आपको 5 लाभ लिखने ही हैं जो पेड़ से संबंधित हैं। आप फिक्स हैं उन चीज़ों को लेकर कि 5 पॉइंट लिखने हैं आपको। जबकि दूसरे प्रश्न में आपसे आपके विचार पूछे गए हैं, स्वतंत्र रूप से आप अपने विचार रखने में, अपने अनुभव व्यक्त करने में फ्री हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारा ए ऑप्शन सही हो गया। कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो, तो ऐसा कुछ रीज़न नहीं है। कक्षा 1 में बच्चे लिखने में सक्षम होते हैं। ड्राइंग, क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है, ये कोई वैलिड रीज़न नहीं हुआ। शिक्षकों का अवलोकन, रिकॉर्डिंग, ये भी गलत है। किसी को ना रोकें, नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है।
एक मिनट। ठीक है, किसी को ना रोके नीति को ध्यान रखते हुए। तो कोई अच्छा, इसमें एक पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो सिस्टम होता है ना आजकल जो चल रहा है, अभी कुछ समय पहले शुरू हुआ था कि भाई किसी मतलब छोटी क्लास में कोई बच्चे को फेल नहीं करते हैं, तो उस चीज़ को लोगों के द्वारा गलत लिया गया। उन्हें लगता है कि यार ये आकलन या मूल्यांकन से बचने का तरीका है कि बस कैसे भी पास तो ही जाना है, डर है नहीं। तो एक्चुअली में वो बच्चों को कमियां उनकी दिखा के, उनकी कमियां सुधार के उन्हें और अग्रसित करने का तरीका है। ठीक है, यानी कि किसी को रोके नहीं, मूल्यांकन प्रक्रिया से बचने की सिफारिश नहीं करता है। इसका अर्थ यह है कि शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया के साथ मूल्यांकन की प्रक्रिया भी इस तरह से जुड़ जाए कि उससे भी शिक्षार्थी सीखने को कुछ ना कुछ मिल जाए, शिक्षार्थी को उसे कभी भी असफलता का मुँह देखने को ना मिले, यानी कि हतोत्साहित ना हो। ठीक है, तो इसमें आपका 65 में डी ऑप्शन सही हो गया, यानी कि सेकंड पॉइंट केवल डी। ठीक है, कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्यूमिनियम फॉयल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फॉयल मरोड़कर जोर से दबाती है, निचोड़ती है और फिर पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में यह शिक्षार्थियों को सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्न में से कौन सा प्रतिक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा। तो देखी गई घटना के प्रयोग संभावित कारणों को सोचने में प्रयोग होने वाला प्रक्रिया कौशल परिकल्पना कहलाती है। यानी कि बच्चे सोचेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, चिंतन करेंगे। यह छात्रों को अपनी गहन समीक्षात्मक सोच और समस्या के समाधान के कौशल को विकसित करने में मदद करता है। यानी कि सोच, कल्पना, परिकल्पना, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो गया। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय के निम्न के सभी वांछित अभ्यास हैं। तो पाठ्य पुस्तक के माध्यम से प्राप्त ज्ञान बच्चे के अवलोकन से प्राप्त ज्ञान से उत्तम नहीं होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक में समझाया गया सबक या विषय छात्र द्वारा सर्वोत्तम आत्मसात तब किया जा सकता है जब वे अपने व्यक्तिगत अवलोकन के साथ इस प्रक्रिया में जुड़े हों, क्योंकि हम जानते हैं कि करके सीखना किसी विशेष बात को समझने का सबसे अच्छा तरीका है। तो यहाँ पे वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना, इसके अलावा सभी वांछित अभ्यास हैं। ठीक है, बच्चे की अस्मिता, व्यक्तित्व का पोषण करने में ये सभी इसके वांछित अभ्यास हैं, लेकिन किसके अलावा वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को श्रेष्ठता को स्वीकार करना। यानी कि बच्चों की जो अनुभव हैं, उनकी जो अवलोकन है, उनको भी वरीयता देनी है भाई। ठीक है, प्रश्न में आपसे पूछा गया था किसके अलावा वांछित अभ्यास हैं। ठीक है, तो बाकी पॉइंट आपके सही हैं। महेश कक्षा 4th के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्न में से कौन सी एक गतिविधि एक उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, एक पौधे को अपनाने और उनको पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। तो जब भी आप देखो इस सेकंड पॉइंट में क्या होगा, बच्चे पौधे को लगाएंगे, उसके प्रति संवेदनशील होंगे, उस पर वर्क करेंगे, उसकी देखरेख करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उस पौधे के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी उन्हें हासिल होगी। ठीक है, तो हमारा जो प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें जो आंसर चाहिए वो सेकंड ऑप्शन में पर्याप्त रूप से मिल रहा है। बाकी और पॉइंट पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड सही है इसका। संवेदनशीलता यहाँ पर विकसित हो रही है उसकी, बच्चे की। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं क्योंकि यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है। बिल्कुल ठीक है, यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है। ठीक है, बच्चों में सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं और उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं, तो ये भी ठीक है। यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है, तो ये कोई पॉइंट नहीं बनता है, यानी कि A, B, C तीसरा ऑप्शन सही है। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। तो वो है
चित्रपठन, सृजनात्मक लेखन, निर्देशन, प्रदर्शन, हस्तपरक गतिविधि, करके सीखने वाला तरीका, यानी कि बच्चे जो खुद से करके सीखते हैं उसको अगर हम मुद्दा बनाएं या उसको बेस बना के उनका हम आकलन करें कि जो भी बच्चे ने अपने हाथ से एक्टिविटी की है उसके आधार पर बच्चे का आकलन करें तो शायद वो आकलन ज़्यादा सार्थक होगा, है ना। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जलचक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं परिवार एवं समुदाय, पाठ्य पुस्तक एवं अन्य पुस्तकें, कहानियाँ, कविताएं, शिक्षक। तो ए, बी और डी शिक्षक तो नहीं है, लेकिन उनके जो वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं वो उनके परिवार समुदाय से होती हैं, पाठ्य पुस्तक एवं अन्य पुस्तकों से होती हैं, कहानी, कविताएं होती हैं, शिक्षक को छोड़कर। ठीक है, तो ए, बी, डी ऑप्शन सही हो गया, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही है। कांच के जार और बोतलों को उनके आकार बढ़ने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों? तो आपको हम बता दें, कांच के जार और बोतलों में नमी हानिकारक रोगाणुओं के विकास के लिए एक अनुकूल कारक है, तो नमी को सुखाने के लिए, इसलिए उसमें पूरी तरह से नमी सूख जाए इसके लिए उन्हें धूप में रखा जाता है, तो नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। नमी में कीटाणु जल्दी पनपते हैं। रेणु की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने के कारण हो सकते हैं पेड़ों, कुओं और उनके आसपास की किसी की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। तो ठीक है, आसपास के इलाके बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं, ये भी सही है, क्योंकि देखो मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दोगे तो मिट्टी से जो पानी छनकर नीचे पहुंचता है, भूमि के जल तक पहुंचता है, बारिश का पानी वो पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि ऊपर की जो लेयर है वो सीमेंटेड हो जाएगी, तो इससे वाटर लेवल गिर जाएगा। ठीक है, और प्राचीन काल में जो कुएं होते थे वो वाटर लेवल से कनेक्टेड रहते थे भूमि के जल से। तो सी पॉइंट नहीं है, ए और बी है, यानी कि ए ऑप्शन सही हो गया आपका। सी पॉइंट है, कोई नल लगने के कारण कोई कुएं का प्रयोग नहीं करना, तो कुएं का प्रयोग नहीं करोगे तो कुआं सूख जाएगा, ऐसा कोई पॉइंट नहीं बनता। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि सफ़ेद बगुले को अक्सर भैंस की पीठ पर उपस्थित परजीवी को खाते हुए आपने देखा होगा। ये उन मक्खियों खाते हैं जो कि पशुओं की पीठ पर चिपकी होती हैं। यह एक किस्म का आपसी या सहजीवी संबंध है जिसमें दोनों भागीदार लाभान्वित होते हैं। ठीक है, तो सहजीवी संबंध कौन है? बगुला और भैंस का सहजीवी संबंध है, यानी कि जो मक्खी जो भैंस के लिए हानिकारक है वो उसको खा रहा है बगुला, और बगुले का पेट भर रहा है। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? तो पौधों की जड़ें प्राथमिक रूप से मिट्टी से पानी और खनिजों को अवशोषित करने के लिए होती हैं। पौधों को लंगर के माध्यम से सहयोग प्रदान करती हैं। कुछ जड़ें स्टोर फूड के रूप में भी काम करते हैं, फूड को स्टोर करती हैं, जैसे कि गाजर, मूली, चुकंदर आदि जड़ें खाद उपलब्ध नहीं कराती हैं। खाद पौधों और जानवरों के मृत अवशेषों की सड़न से ही बनता है। यह पौधों के विकास के लिए उपयोगी है। तो इसका आपका आंसर क्या हो गया? सेकंड, ह्यूमस उपलब्ध कराना, ये नहीं है, ये काम जड़ों का नहीं है। आपसे पूछा गया था कौन सा काम जड़ों का नहीं है, तो ह्यूमस नहीं उपलब्ध कराते हैं ये। कर्णा मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये कर्नाटक की हैं, तो ये ऐसा नहीं है, ये आंध्र प्रदेश की हैं। उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं, 130 kg का भार उठा सकती थी, ठीक है। जब वह 12 वर्ष की थी तब ये भार उठाने की अभ्यास करने लगी थी, बिल्कुल सही है, यानी कि ACD, यानी सेकंड ऑप्शन सही हो गया। सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। वे जल भंडार तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था हैं। सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था। उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता था। ABC तीनों पॉइंट सही हैं, यानी कि सेकंड ऑप्शन ठीक है। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली या वारली लिखा है कहीं पर, तो ये है आपकी महाराष्ट्र में, ठीक है। तमिलनाडु के निकटवर्ती और समीपवर्ती राज्य हैं।
केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, हमने इससे पहले वाले सेट में किया था। इसके लिए आपको मैप की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु में पत्तों की हिलने की ध्वनि और घास पर किस जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? तो वो है बाघ। बाघ की मूंछें की विशेषता है, बाघ की जो मूंछें होती हैं उनमें जो वाइब्रेशन के प्रति रिस्पॉन्ड करने की क्षमता, यानी कि वाइब्रेशन के जो रिसेप्टर होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, आसपास के जो कंपन होते हैं उसकी जगह की, तभी बाघ रात में उनका सहारा लेकर शिकार करते हैं। जब कोई व्यक्ति एक ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें पर्वतों में स्थित हैं। पश्चिम घाट, वेस्टर्न घाट, ठीक है। पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। तो भारत एकदम किसके सापेक्ष है? तो वो है अलास्का, यूएसए के सापेक्ष। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों की प्रजनन क्षमता थम जाती है। तो ये ऑप्शन ठीक हो गया, ठीक है। और हालांकि इसमें मच्छर तेल की परत में धंस भी जाते हैं क्योंकि मच्छर तेल का पृष्ठीय तनाव कम होता है, ठीक है। तो पर ये जब भी दोनों पॉइंट एक साथ आएँ तो आपको टिक करना है पहला वाला, क्योंकि सीटेट और सीबीएसई ने पहले वाले ऑप्शन को सही माना है, हालांकि है तो चौथा भी सही। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी नहीं बनाता है? तो वो है मकड़ी। मकड़ी एक जाले में अकेली रहती है, आपने देखा होगा, वो कभी भीड़ में नहीं रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों के मकानों के ढांचे वहाँ की मौसम के से संबंधित होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने हैं, अंदर से भी मकान लकड़ी के बने होते हैं। मकान ज़मीन के लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर बने होते हैं ऊंचाई पर। तो ये मकान असम में पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जहाँ बरसात ज़्यादा होती है तो ज़मीन से उठकर मकान बनाए जाते हैं वहाँ पर। कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? उड़ीसा, झारखंड। कुड़ुक उड़ीसा की किसान की जनजाति और झारखंड, बिहार एवं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल में भी होती है बोली। तो यहाँ पर उड़ीसा तो है नहीं, झारखंड है, तो टिक कर दो। छत्तीसगढ़ होता तो वहाँ भी टिक कर देते उसको भी। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण आकलन की विषय वस्तु थीम है? तो वो है भोजन, ठीक है। सौरमंडल, मौसम, ऊर्जा नहीं है। पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? तो वो है भाई, प्राथमिक स्तर पर बड़े समझ लो कि ईवीएस का अध्यापन उस शिक्षण पद्धति पर कार्य करता है जो कि स्वाभाविक रूप से बाल केंद्रित और विषय आधारित हो। ईवीएस में विषय आधारित दृष्टिकोण पाठ्यक्रम के कई क्षेत्रों को, जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अवधारणाएं, इनको आपस में जोड़ता है, यानी कि समेकित पर्यावरणीय अध्ययन होता है, ठीक है। और इनको एक विषय के भीतर एकत्रित करता है ताकि प्राथमिक चरण में एक पूर्णतावादी अधिगम का अनुभव सुनिश्चित किया जा सके, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम इसका आंसर ढूंढेंगे तो यह क्या हुआ? 4th इसका आंसर हुआ। यह विषय सीमाओं को नरम, सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है, यानी कि समेकित अध्ययन होता है, समेकित अधिगम होता है। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए इनमें से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? तो कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं, ऐसा नहीं होता है।
बाकी पॉइंट हैं। कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं, बिल्कुल सही है। कहानियाँ अनेक विषय क्षेत्रों को छूती हैं, बिल्कुल ठीक है। संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं, बिल्कुल सही है। और कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता नहीं करती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखना चाहिए, बिल्कुल सही है। रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, उत्साहित नहीं, हतोत्साहित, ठीक है, बिल्कुल सही है। बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। बच्चों को केवल लिखित जानकारी देनी चाहिए, ये नहीं है। यानी कि कौन सा सही विकल्प होगा, तो चौथा ऑप्शन सही होगा, A, B, C।